Welcome everyone. Subscribe to Rachindra Mundada's classes and press the bell icon to stay updated. Thank you. अगर कुछ ऐसे ही सवाल आपके मन में अभी आ रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। हे हाय एवरीबॉडी, आई एम सी रचिंद्र मुंदड़ा एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 EIS NSM एंड सीए फाइनल। इसका अभी जो पॉइंट पे आप लोग खड़े हो वो बहुत ही क्रूशियल सा ये टाइम है। आज से एग्जैक्टली 2 महीने बाद आपकी जो है वो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है और अभी तक आप अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं ग्रुप 1 करूँ या मैं ग्रुप 2 करूँ तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। हो सकता है कि आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो बदल जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आपने दोनों ग्रुप की प्लानिंग कर रखी हो या कुछ दोस्त ऐसे भी मेरे हो सकते हैं कि जिन्होंने सिर्फ एक ग्रुप की प्लानिंग करी हो। अब इस मोड पे आकर के अगर आपको ये कन्फ्यूजन सी हो रही है कि वेदर आई शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप और आई शुड गो फॉर अ सिंगल ग्रुप, तो मैं कहूँगा कि आपने दुनिया की सबसे घटिया प्लानिंग करी है। बिकॉज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी आपने देखी है, उसको देख करके हर कोई कहता है हाउस द जोश हाय सर, हाउस द जोश हाय सर। बट सिर्फ मूवी को देख करके उससे मज़े नहीं लेने, आपको उससे कुछ सीखना भी है। उस मूवी से हम क्या सीखते हैं कि गोल डिसाइड करने के बाद उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं और जब बीच रास्ते में कोई डिफ़िकल्टी आती है तो गोल को नहीं छोड़ देते, मेन प्लान को नहीं छोड़ते, उस प्रेजेंट सिचुएशन की स्ट्रैटेजी को चेंज कर देते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ग्रुप 1 करना या ग्रुप 2 करना ये डिसीजन आपने लास्ट मंथ ही ले लेना चाहिए था। और एक बार आपने डिसीजन ले लिया ना तो उसके बाद उसी चीज़ पे आपको अमल करना है, उसमें आपको चेंज नहीं करना है, मेन टारगेट को आपको चेंज नहीं करना है। अगर आपसे वो चीज़ थोड़ी सी दूर जा रही है या आपसे वो चीज़ें अगर हो नहीं पा रही है तो उस केस में आपको अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करना है, ना कि आपको गोल में चेंज करना है। तो अगर ये मेरा वीडियो कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो ग्रुप 2 का डिसाइड कर चुका है, मतलब दोनों ग्रुप देने का डिसाइड कर चुका है, तो दोनों ग्रुप आपको देना ही है। बाय हुक और बाय क्रुक यू हैव टू गिव बोथ द ग्रुप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज देखिए, जब आप कोई एक बहुत बड़ा टारगेट सेट करते हो ना तो उसके रिलेटेड प्लानिंग भी सेट होती है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो प्लान पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाए। कई बार आपको बीच बीच में कुछ ऐसे झटके आएंगे, जैसे आपकी तबीयत खराब हो गई या कोई एक सब्जेक्ट एग्जैक्टली ज़्यादा उसको समय लग गया सॉल्व करने में। जैसे अगर मैं टैक्सेशन की बात करूँ, कॉस्टिंग की बात करूँ या मैं लॉ की बात करूँ, ग्रुप 2 में आपका जो ऑडिटिंग का सब्जेक्ट है, ये कई बार ये सब्जेक्ट थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी प्लानिंग जो है वो बिगड़ जाती है। तो इससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। इससे आपको ये नहीं सोचना कि चल छोड़ यार, मैं ग्रुप 1 ही करता हूँ, मैं ग्रुप 2 नहीं करूँगा या मैं एक ही ग्रुप करूँगा। आप मेन गोल को ना छोड़े, प्लानिंग सेम रखें, मेन गोल को ना छोड़े, सिर्फ बीच की स्ट्रैटेजी को आपको बदलना है। ये थी एक बात। अब बात करेंगे कुछ सेकंड पॉइंट की। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जब वो बहुत ही लंबा टाइम टेबल बनाते हैं, काफ़ी लंबा टाइम टेबल, मतलब 15 to 20 डेज का टाइम टेबल बना के बैठते हैं, 4 से 5 दिनों तक बड़ा ही हाउस द जोश हाय सर की इस भूमिका में आकर के वो बहुत ही अच्छे से अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। बट फिर क्या होता है, धीरे 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 आपकी इफिशिएंसी जो है वो डिप होने लगती है और फिर आपको फ्रस्ट्रेशन सा आने लगता है। फिर जब आप किसी सब्जेक्ट को लेके बैठते हो, जैसे जब आप टैक्सेशन पढ़ते हो तो आपको अकाउंट्स का टेंशन आता है, आप ऑडिटिंग पढ़ रहे हो तो आपको EIS SM का टेंशन आता है, आप अगर कॉस्टिंग पढ़ रहे हो तो आपको इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टेंशन आता है। तो हो क्या रहा है, आप फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट को खराब कर रहे हो और जो पिछले दिनों में आपने टाइम पास कर लिया उसका रिग्रेट से आप प्रेजेंट को खराब कर रहे हो। देखो, फ्यूचर को तो आप पकड़ नहीं सकते, ना ही आप अपने पास्ट को चेंज कर सकते हो। आपके पास है सिर्फ और सिर्फ आज का दिन, दैट इज प्रेजेंटली व्हाट यू आर डूइंग, और आप उसी को स्पॉइल कर रहे हो। ज़्यादा आगे की सोच के आज खराब हो रहा है, पीछे जो गलती कर ली उसको सोच के भी आज खराब हो रहा है। और जब तेरा आज खराब हो जाएगा तो तेरा कल कैसे उजागर होगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि ना ही आपने बहुत लंबा आउटकम का सोचना है और ना ही जो पीछे आप गलती कर चुके, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है उसके बारे में भी आपको नहीं सोचना है। आपको बस जब आप सुबह उठते हैं तो आपको ये सोचना है कि कैसे मेरा आज का दिन जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी में जाएगा। सो बी इन द प्रेजेंट एंड स्टडी इन द प्रेजेंट। अब बात करेंगे थर्ड टाइप की कि क्योंकि आप
सबको पता है कि मई 19 से इंस्टीट्यूट जो है ICI जो है वो MCQ पैटर्न में आपके आपका एग्जाम पैटर्न MCQ वाला होने वाला है। सो बेसिकली एवरी स्टूडेंट इज गेटिंग स्कैर्ड कि MCQ कहाँ से मिलेंगे, MCQ नहीं मिले, ये फैकल्टी ने MCQ नहीं दिया, वो फैकल्टी ने MCQ नहीं दिया, हमारे सर हमको MCQ दे ही नहीं रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, MCQ सॉल्व करने के लिए आपको क्या पढ़ाई करने की ज़रूरत है? आंसर इज यस। तो क्या पढ़ाई करने के पहले MCQ सॉल्व करने का कोई मतलब बनता है? आंसर इज नो। तो बेसिकली MCQs का इंपॉर्टेंस कब आएगा, MCQ आपको अच्छा कब आएगा, अच्छे से आंसर कब करते आएगा? जब आपकी पूरी पढ़ाई हो गई हो। तो भाई और बहनों, पहले पूरी पढ़ाई कीजिए, उसके बाद जाकर के MCQ की चिंता कीजिए ना। आप कर क्या रहे हो? बस MCQ नहीं आया, MCQ नहीं आया, उस नाम के नीचे उस फैकल्टी को आप गालियां दे रहे हो और खुद तो आप पढ़ाई कर नहीं रहे। ये गलत बात है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, पहले पूरी पढ़ाई कर लीजिए और अप्रैल के महीने में आपको RTP आपके सामने मॉक टेस्ट होगा इंस्टीट्यूट का, और तब तक आपने जिस भी फैकल्टी से पढ़ा होगा वो आपको MCQs प्रोवाइड कर ही देंगे। जो मेरे स्टूडेंट मुझसे EIS SM पढ़ चुके हैं उनके लिए तो मैं ऑलरेडी MCQs अपलोड कर ही रहा हूँ, बट मैंने बहुत से बच्चों का फीडबैक लिया तो सारे बच्चे अभी 15 मार्च के आसपास से जो है वो MCQ को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो इट इज़ प्रिटी ओके। MCQ का इतना टेंशन मत लीजिए, पहले जाके पूरे सब्जेक्ट को पढ़िए, तभी तो अच्छे से MCQ आप अटेंड कर पाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब बात करेंगे चौथी बात कि सर नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे काफ़ी टेंशन आ रहा है, मुझे इतनी पढ़ाई करने की आदत नहीं है, मैं अगर 10 घंटे पढ़ाई कर लूँ तो मैं बहुत थक जाता हूँ या थक जाती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें आपसे मेहनत ज़्यादा एक्सपेक्ट की जाती है। और अपने CA फ्रेटर्निटी में ऐसे भी एग्जाम्पल्स है कि जो लोग आंखों से ब्लाइंड थे वो भी CA पास आउट कर गए, जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स है वो भी CA पास आउट कर गए। और आप जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ही आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स सही तरह से काम कर रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, आपसे पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है? जो पीछे अगर आपकी आदत नहीं थी पढ़ाई करने की तो वो छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, अगर आपको कोई ऐसी बड़ी मंजिल हासिल करनी है जो आपने पहले कभी नहीं करी, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले नहीं किया। इस बात से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। बहुत से स्टूडेंट्स को आदत होती है कि सिर्फ दिन में 8 घंटा पढ़ाई करेंगे, 10 घंटा पढ़ेंगे, बस दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी दैट दे कैन स्टडी। इंस्टीट्यूट का जो स्टडी पैटर्न है, जो एग्जामिनेशन है, वो डिमांड करता है मिनिमम 12 आवर्स की स्टडी आपसे। और मैं टाइम पास 12 आवर्स नहीं कह रहा हूँ, मैं इफेक्टिव 12 आवर्स की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ऑन टू अ वेरी सीरियस नोट। सो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ करके बाहर निकलिए और फिर देखिए, आपको भी बिलीव नहीं होगा कि ये चीज़ आप कर सकते थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अब मैं लास्ट चीज़ पे आता हूँ कि सर अगर हमको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, ऐसा अंदर से डर लग रहा है कि क्या मैं एग्जामिनेशन में ठीक तरीके से अटेंड कर पाऊंगा क्या, तो बेसिकली ये एक अच्छा सिंबल है। यस, ये एक अच्छा सिंबल है, बिकॉज टेंशन आना, फ्रस्ट्रेशन आना भी ज़रूरी होता है। बिकॉज सक्सेस का मज़ा तो तभी है जब वो बहुत ही परिश्रम करके उसको हासिल किया हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अगर आपको टेंशन आ रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मेरा सब्जेक्ट ये पूरा ना हो या मैं एग्जामिनेशन में ना जा पाऊँ, ऐसा डर अगर आपको लग रहा है, तो मेरी मानिए यही डर आपसे स्टडी भी करवाएगा और आपको एग्जाम में सक्सेसफुल भी बनाएगा। तो आपको डरना तो है, बट डरना किससे है? फेलियर के डर से आपको डरना है। पढ़ाई नहीं करते आएगा, ये इस चीज़ से नहीं डरना है। आपको डरना किससे है? अगर मैं फेल हो गया तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे पापा मम्मी क्या बोलेंगे, ये चीज़ से आपको डरना है, उनकी शर्म आपको करना है। समझ में आ रहा है? मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही ये चीज़ नहीं, बाकी लोग क्या बोलेंगे इससे आप डरिए, और बिलीव मी यही डर आपसे पढ़ाई भी करवाएगा। और एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, आपने अपने दोस्तों के साथ जो है वो ओवरऑल क्लासेस अटेंड करे ही होंगे, तो अगर आपका दोस्त पढ़ाई करके वो पास आउट हो जाएगा, तो जैसा कि रैंचो कहता है कि जब दोस्त पास आउट हो जाता है ना, जब दोस्त सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको बड़ा पिंच होता है यार, मतलब जो तुम्हारे साथ वाला बैठा था आज वो पास आउट हो गया है। तो हो सकता है कि आप टाइम पास कर रहे हो सकता है कि इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपका दोस्त पढ़ाई कर रहा है, तो जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते?
आर यू अंडरस्टैंडिंग? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाहरी मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको अपने अंदर की आग को जगाना है। मुझे बताइए, बिल गेट्स फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट रात को 3-3, 4-4 बजे तक माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में अपने डेस्क के नीचे सो जाया करता था। उसको क्या जरूरत है वहां सोने की? बिकॉज ही वॉज कमिटेड टू हिज वर्क। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 घंटे दिन में काम करते। क्या जरूरत है उनको काम करने की? काम तो करते ही है। मुकेश अंबानी, क्या जरूरत है उनको काम करने की? दिन में 15 से 16 घंटे काम करते हैं। अब बेसिकली ये तो सारे लोग सक्सेसफुल हो चुके, बट आज भी उतनी मेहनत करते हैं। तो आपको तो सक्सेसफुल आगे जाके बनना है, तो आज तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। सो बेसिकली अपने अंदर की आग को आपको जगाना है कि यस आई हैव टू डू इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और जैसा कि उरी मूवी ने हमको सिखाया, हाउस द जोश हाय सर, हाउस द जोश हाय सर, ये कह करके आपको खुद को पढ़ाई को लगाना है, ताकि आप जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट अपनी एग्जाम को क्रैक कर पाओ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। इसी तरह चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए और हमेशा मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग।